राजस्थान का सीकर जिला वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में मंत्री जी एक पुलिस कांस्टेबल को फटकार लगाते दिख रहे हैं। वजह है वीआईपी काफिले वाली गाड़ी में एसी चलाकर बैठा हुआ कांस्टेबल। पहले ये सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। रखा डीजल को बैठे चला के इसको सीएम तो आह्वान कर रहा है कि डीजल बजाओ। कितने बड़े आदमी हो आप? हाथ छोड़ दो, बिना एसी नहीं रह सकते गाड़ी में। लिखो आप इसको। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर किचकिच शुरू हो गई। कुछ ने सरकारी संसाधनों की बचत का ज्ञान देना शुरू किया तो कई इस पूरे घटनाक्रम को सत्ता की हानक बताने लगे। सवाल उठा कि क्या एक निचले स्तर के कर्मचारी को कैमरे के सामने इस तरह डांटना सही था? पर्यावरण बचाने का पूरा बोझ सिर्फ एक हेड कांस्टेबल के एसी चलाने पर आ टिका है क्या? क्योंकि जिस लहजे में मंत्री जी बात करते दिखाई दे रहे हैं उसमें संवेदनशीलता कम और सत्ता का रौब ज्यादा नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे पर्यावरण बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई किसी उद्योग धंधे के मनमानेपन, खनन परियोजनाओं में हो रही लापरवाही, किसी पेड़ कटाई या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री से नहीं बल्कि उस गाड़ी की एसी से ही लड़ी जानी है जिसमें एक कांस्टेबल बैठा है। तो मंत्री जी, आपने कांस्टेबल को तो डांट दिया, लेकिन क्या आपने उन लोगों को भी इसी सख्ती से रोका जिन पर राजस्थान का पर्यावरण बर्बाद करने के आरोप हैं? क्या वही गुस्सा कभी अवैध कटाई करने वालों पर दिखा? वही तेवर क्या उन परियोजनाओं के खिलाफ दिखाया आपने जिनको लेकर गांव में बड़े आंदोलन हुए और हो रहे हैं? जो मंत्री साहब आज एसी पर ज्ञान देते नजर आए, उन्हीं के कार्यकाल में राजस्थान में पर्यावरण के कई बड़े विवाद सामने आए हैं। कहीं खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को लेकर आंदोलन हुआ तो कहीं उद्योग लगाने के नाम पर किसानों ने जमीन और पानी बचाने की लड़ाई छेड़ दी। कहीं संत सड़क पर उतर आए। आज आपको इन्हीं विवादों के बारे में विस्तार से बताएंगे और मंत्री जी से पूछेंगे सवाल कि आपने एक छोटा व्यक्ति, इसको आपने छोटा कह के संज्ञा दी, उसको तो ज्ञान दे दिया, क्या इन लोगों को ज्ञान दे पाए? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहला विवाद तो वही आपको बता दें जो इस साल राजस्थान में सबसे बड़ा पर्यावरण और धार्मिक आंदोलन बनकर सामने आया। पिछले 43 दिनों से भैरवनाथ धाम को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। जयपुर ग्रामीण के दूदू इलाके में स्थित भैरवनाथ धाम दादू पंथ की बेहद पवित्र तपोस्थली मानी जाती है। मान्यता है कि संत दादू दयाल ने यहाँ तपस्या की थी और यही वजह है कि दादू पंथ के लोग इस जगह को आस्था और साधना का बड़ा केंद्र मानते हैं। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब इसी इलाके के आसपास राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यानी रीको ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना शुरू की। आंदोलनकारियों का आरोप है कि परियोजना के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए। लोगों का कहना है कि पूरा इलाका अरावली की पहाड़ियों, प्राकृतिक जलमार्गों और जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ बड़े स्तर पर उद्योग लगाए गए तो पर्यावरण और धार्मिक दोनों संतुलन बिगड़ जाएंगे। धीरे धीरे ये विरोध बड़ा आंदोलन बन गया। संत सड़क पर उतर आए। पिछले 43 दिनों तक लगातार धरना चलता रहा। कई संत अग्नि तपस्या पर बैठ गए। तपती गर्मी में धधकती धूणियों के सामने बैठकर अनशन किया गया। कुछ संतों ने तो जीवित समाधि तक लेने की चेतावनी दे दी। बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और पर्यावरण कार्यकर्ता भी आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलनकारियों का आरोप था कि सरकारी रिपोर्ट में इलाके को सिर्फ झाड़ियों वाला क्षेत्र बताया गया जबकि जमीन पर हजारों पेड़ों के ठूंठ दिखाई दे रहे थे। यानी लोगों का कहना था कि असली तस्वीर छिपाकर परियोजना को आगे बढ़ाया गया। अब जनता पूछ रही है कि मंत्री जी, जब संत 43 दिनों तक तपती गर्मी में बैठे रहे तब आपका पर्यावरण प्रेम कहां था? तब आपने कितनी शक्ति दिखाई? क्योंकि कैमरे के सामने एसी बंद करवाना आसान है, लेकिन जमीन पर जंगल, पहाड़ और धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए फैसले लेना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। भैरवनाथ धाम के बाद सबसे बड़ा विवाद खेजड़ी पेड़ों की कटाई को लेकर खड़ा हुआ। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ सालों में बड़े स्तर पर 16 परियोजनाएं शुरू हुई, खासकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में। आरोप लगे कि इन परियोजनाओं के लिए हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन की रीढ़ मानी जाती है। रेगिस्तान में जहां पानी की भारी कमी होती है, जहां गर्मी 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाती है, वहां खेजड़ी का पेड़ जीवन बचाने का काम करता है। इसकी जड़ें जमीन के बहुत नीचे तक जाती हैं, इसलिए ये कम पानी में भी जिंदा रहता है। यही वजह है कि सूखे इलाकों में भी ये हरियाली बनाए रखता है। इस पेड़ की पत्तियां पशुओं के चारे के काम आती हैं। इसकी सांगड़ी राजस्थान के मशहूर खाने खेड़ सांगली का हिस्सा है। इसकी लकड़ी ईंधन का काम आती है।
बिश्नोई समाज इस पेड़ को धार्मिक आस्था से जोड़कर देखता है। उसके लिए खेजड़ी की रक्षा करना धर्म का हिस्सा माना जाता है। लेकिन आरोप लगे कि रात के अंधेरे में पेड़ काटे जा रहे हैं। कई जगह लोगों ने दावा किया कि कटे हुए पेड़ों को जमीन में दबाकर सबूत तक मिटाने की कोशिश हुई। सवाल उठे कि जब हजारों पेड़ कट रहे थे तब पर्यावरण विभाग कहाँ था? क्या मंत्री जी को तब इतनी ही चिंता थी जितनी एक कांस्टेबल की एसी से दिखाई दी? विवाद तब और बढ़ गया जब सरकार जन विश्वास अध्यादेश लेकर आई। सरकार का कहना था कि इससे कानूनी प्रक्रियाएं आसान होंगी, लेकिन लोगों का गुस्सा तब भड़क गया जब ये बात सामने आई कि पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जा रहा है। सरकार इसे सख्ती बता रही है, लेकिन जनता पूछ रही थी कि हजारों पेड़ काटने वालों के लिए सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना क्या मजाक नहीं है? लोगों ने कहा कि अगर एक पेड़ काटने की कीमत सिर्फ 1000 रुपए है तो बड़ी कंपनियों को कौन रोक पाएगा? इसके बाद खेजड़ी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। लोग सड़क पर उतर आए, महिलाएं धरने पर बैठ गई, सैकड़ों लोग भूख हड़ताल पर चले गए, कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। आंदोलन में बार बार 1730 की खेजड़ीली शहादत का जिक्र हुआ, जब अमृता देवी बिश्नोई समेत 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक को सामने आना पड़ा। विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को घेरना शुरू किया। आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खेजड़ी संरक्षण के लिए नए कानून का आश्वासन देना पड़ा। लेकिन सवाल फिर वही, अगर जमीन पर हालात इतने खराब थे तो पर्यावरण मंत्रालय आखिर कर क्या रहा था? इसके बाद हनुमानगढ़ का एथेनॉल प्लांट विवाद भी पूरे राजस्थान में पर्यावरण बनाम विकास की बहस का मुद्दा बना। यह मामला सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने का नहीं था, बल्कि पानी, खेती, प्रदूषण और लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल बन गया था। दरअसल चंडीगढ़ की कंपनी ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाने की योजना शुरू की थी। कंपनी ने करीब 45 एकड़ जमीन खरीदी। परियोजना के तहत रोजाना 1320 किलोलीटर क्षमता वाला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट और करीब 24.5 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाना जाना था। इसमें ऐसी योजना थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 450 करोड़ के निवेश की बात कही गई। कंपनी और प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि ये एशिया के सबसे बड़े अनाज आधारित एथेनॉल प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। कहा गया कि इससे इलाके में रोजगार बढ़ेगा, किसानों की मक्का और धान की फसल की खरीद होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। लेकिन परियोजना शुरू होने के साथ ही स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध की शुरुआत 12 अगस्त 2024 से मानी जाती है, जब गांव के लोगों ने धरना शुरू किया। किसानों का कहना था कि सरकार विकास के नाम पर इलाके की खेती और पर्यावरण दोनों के खतरे में डाल रही है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता पानी को लेकर थी। हनुमानगढ़ और टिब्बी क्षेत्र पहले से ही ट्यूबवेल और भूजल आधारित खेती पर निर्भर है। किसानों को कहना था कि इतनी बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री रोजाना भारी मात्रा में पानी इस्तेमाल करेगी, इससे भूजल तेजी से नीचे जाएगा और आने वाले समय में खेती संकट में पड़ जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों को डर था कि फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक कचरा जमीन और पानी दोनों को खराब करेगा। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि अगर जहरीला पानी जमीन में गया तो खेत बर्बाद हो जाएंगे और लोगों में बीमारियां बढ़ेंगी। कई ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, राख और बदबू इंसानों के साथ साथ पशुओं और पक्षियों के लिए भी नुकसानदायक होगी। यानी सरकार जिस परियोजना को हरित ईंधन और विकास का मॉडल बता रही थी, उसी को स्थानीय लोग अपने पर्यावरण और खेती के लिए खतरा मान रहे थे। कुछ महीनों तक किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते रहे। उनका आरोप था कि सरकार और प्रशासन ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। फिर 19 नवंबर 2025 को प्रशासन ने पुलिस की मदद से प्रदर्शनकारियों को हटाया और उसी दौरान कंपनी ने निर्माण स्थल पर बाउंड्री वॉल का काम शुरू कर दिया। इसके बाद गांव-गांव जाकर किसानों ने आंदोलन तेज किया और 10 दिसंबर 2025 को टिब्बी में महापंचायत बुलाई गई। हजारों किसान जुटे। महापंचायत के बाद करीब 5000 किसान ट्रैक्टरों के साथ फैक्ट्री स्थल की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने निर्माण स्थल की दीवार गिरा दी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा और प्लास्टिक की गोलियां तक चलानी पड़ी। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। किसान और पुलिस दोनों तरफ से लोग घायल हुए। पूरा मामला अचानक पूरे राजस्थान की राजनीति और मीडिया में छा गया। विवाद बढ़ने के बाद 12 दिसंबर 2025 की शाम प्रशासन ने ड्यून एथेनॉल कंपनी को निर्माण कार्य रोकने के आदेश दे दिए। अधिकारियों ने कहा कि किसानों की आपत्तियों और पर्यावरण से जुड़े सवालों की जांच होने तक आगे काम नहीं होगा। हालांकि कंपनी लगातार दावा करती रही कि प्लांट पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। कंपनी का कहना था कि फैक्ट्री में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक इस्तेमाल होगी, यानी गंदा पानी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग इन दावों पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों का कहना था कि राजस्थान में पहले भी कई परियोजनाओं को पर्यावरण हितैषी बताकर शुरू किया गया, लेकिन बाद में नुकसान की शिकायतें सामने आती रहीं। इसी वजह से लोगों को डर था
एक बार फिर फैक्ट्री शुरू हो गई तो फिर उनकी खेती, पानी और पर्यावरण को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्री जी, जब हजारों किसान सड़कों पर थे, जब लोग पानी और खेती बचाने की बात कर रहे थे, जब पूरा इलाका संघर्ष कर रहा था, तब आपका पर्यावरण प्रेम कहां था? एसी बंद करवाने में सख्ती दिखाई गई, लेकिन जमीन पर उठ रहे इतने बड़े पर्यावरणीय सवालों पर सरकार आखिर इतनी देर तक चुप क्यों रही? इसके बाद जंगल और वन्य जीवों को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राजस्थान के सरिस्का और नाहरगढ़ जैसे जंगल वाले इलाकों को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। ये वो इलाके हैं जिन्हें जानवरों, पेड़ों और प्रकृति को बचाने के लिए सुरक्षित माना जाता है। यहाँ निर्माण, खनन और बड़े कारोबार पर सख्त नियम होते हैं ताकि जंगल खराब ना हो। लेकिन आरोप लगे कि इन्हीं इलाकों और इनके आसपास होटल, रिजॉर्ट, बड़े निर्माण और खनन का काम बढ़ रहा है। पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना था कि जिन जंगलों को बचाया जाना चाहिए, वहीं धीरे धीरे कारोबार का दबाव बढ़ाया जा रहा है। सबसे ज्यादा विवाद जयपुर के नाहरगढ़ को लेकर हुआ। आरोप लगे कि जंगल की सीमाओं में बदलाव किया गया। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर जंगल की सीमा बदली जाएगी तो उसका फायदा बड़े प्रोजेक्ट्स और निजी निर्माण को मिल सकता है। कई लोगों ने पूछा कि क्या ये सब नियमों के हिसाब से हुआ भी था या नहीं। इसी तरीके से सरिस्का को लेकर विवाद बढ़ा। लोगों का कहना था कि जंगल के आसपास खनन और धमाकों वाली गतिविधियों से जानवर परेशान हो रहे हैं। मशीनों की आवाज और लगातार कामकाज से जंगल का माहौल खराब हो सकता है। इससे बाघ समेत दूसरे वन्य जीवों पर असर पड़ने का डर जताया गया। मामला इतना बढ़ गया कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तक ये पहुंच गया। वहां जंगल की जमीन के गलत इस्तेमाल और अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई हुई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्र सरकार को शिकायत भेजी। आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर नियम कमजोर किए जा रहे हैं ताकि बड़े कारोबारियों को फायदा मिल सके। इसके बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी कि आखिर जमीन पर क्या हो रहा है और कहीं पर्यावरण नियम तो नहीं टूट रहे। इन सारे विवादों ने मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजस्थान में विकास के नाम पर पर्यावरण से समझौता हो रहा है? क्या सरकार जमीन पर उतनी सख्त है जितनी कैमरे के सामने दिखाई देती है, जितने उनके मंत्री लोग कैमरे के सामने दिखाई देते हैं? क्योंकि जनता अब सिर्फ बयान नहीं देख रही, जनता तुलना कर रही है। एक तरफ एक कांस्टेबल को एसी चलाने पर डांटा जा रहा है, दूसरी तरफ हजारों पेड़ों की कटाई, पहाड़ों पर खतरा, किसानों के आंदोलन और संतों के धरने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। बाकी जो कहने का तरीका है उस पर यही कहना चाहेंगे कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इस सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। इस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। कैमरे के पीछे गीतांश हैं। आपको हमारा काम कैसा लगता है? न्यूज़ पिंच के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी बताएं। अपने दोस्तों को न्यूज़ पिंच के बारे में बताएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।